नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु जायसवाल आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वागत करती हूं आपका आपके बेहद ही खास कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। हमारी पूरी टीम की ये कोशिश होती है कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हम हर बार किसी न किसी नए विषय पर आपको पूर्ण जानकारी दें। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, हम अपने आसपास हर तरफ देख रहे हैं कि हर जगह डिस्कशन हो रहा है कि बहुत गर्मी है, लू लग गई है, सर दर्द हो रहा है, कभी नाक से खून आ रहा है। तो ऐसे में आज हमने सोचा कि होम्योपैथिक के द्वारा गर्मी में कैसे उपचार किया जा सकता है, इस पर आपको पूर्णतया जागरूक किया जाए। तो आज हम अपने साथ डॉक्टर सुमन चंद्रा जी को आमंत्रित किया है हमने। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुमन चंद्रा जी। तो डॉक्टर साहब, अभी मैंने जैसा होम्योपैथिक के बारे में बताया, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि अगर होम्योपैथिक में आप जो आम लोगों को डील करते हैं तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आपके पास क्या आती हैं? देखिए, होम्योपैथिक में वैसे भी मैं उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करता हूँ जिनको अच्छा रिजल्ट मिले होम्योपैथिक में। कभी भी मैं वैसे बीमारियों को लेने का प्रयास भी नहीं करता हूँ जिसका रिज़ल्ट कोई अच्छा नहीं होता होम्योपैथिक में, क्योंकि हर एक मरीज़ बहुत उम्मीद के साथ डॉक्टर के पास आता है। और मेरा ये कहना है कि डॉक्टर को कम से कम मरीज़ के साथ सच्चाई के साथ पेश आना चाहिए, कभी उसको भ्रम में नहीं रखें। हर पैथी में अपनी लिमिटेशंस है। ये भी लोगों के बीच में भ्रम फैला दिया गया है या फैल गया है कि होम्योपैथिक में हर रोग का इलाज होता है। मैं बल्कि आपसे ये जानने वाली थी कि नहीं है, हर एक की एक लिमिटेशन है। मैं और किसी को नहीं कहूँगा, मैं खुद हैनीमैन साहब की बात करूँगा जिन्होंने आविष्कार किया था इस पैथी का। उन्होंने खुद कहा है कि होम्योपैथिक के भी अपनी लिमिटेशंस होती है। होम्योपैथिक से हर रोग ठीक करना ये संभव नहीं है। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए दवा के दौरान, या जब भी हम लोग होम्योपैथिक स्टार्ट करते हैं तो रोग पहले बढ़ता है। सपोज एक्ने है तो पहले एक्ने ग्रो करेगा, उसके बाद आपका ठीक होगा, या कोई भी प्रॉब्लम। तो इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, अगर हर रोग ही बढ़ने लग जाए इस तरह से तो कौन आएगा आपके यहाँ इलाज कराने के लिए। कभी अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना चाहिए कि आखिर उसका रोग बढ़ा तो क्यों बढ़ा। हर बीमारी को बढ़ जाएगा ऐसा कह कर कर के हम उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। कल को किसी को ब्लड प्रेशर, अगर मान लो ऊपर का ब्लड प्रेशर 200 हो गया, नीचे का 100 हो गया है, वो हमारे पास आ रहा है होम्योपैथिक में ब्लड प्रेशर का इलाज कराने। इलाज के दौरान उसका 250 हो गया ऊपर का, तो क्या कहेंगे अभी और बढ़ेगा? और एक ब्रेन हैमरेज हो जाएगा उसका। इस तरह का कभी भी लोगों के बीच में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। नहीं इलाज है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो और उसको कहो भैया आप किसी अच्छी पैथी में इसका इलाज फिर से कराओ। इस तरह के भ्रम फैला कर करके बहुत से मरीज आते हैं जिनको ब्रेन हैमरेज हो गया। अब ब्रेन हैमरेज हो गया क्यों? कि वो बेचारा इंतजार करता रहा कि अभी पहले बढ़ेगा, कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब वो कातिल ने तो कर दिया भैया जो काम करना था, उसको ब्रेन हैमरेज करवा दिया। अब उसको ठीक से वापस उस जगह पर ले आओ तो मानो। कभी भ्रम नहीं फैलाएं सर। मरीज बहुत ही विश्वास के साथ डॉक्टर के पास आता है। कहा जाता था, अब तो नहीं कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है, क्योंकि ऐसे काम भगवान नहीं कर सकता कि रोगी के रोग को बढ़ा करके बोलें कि अभी और बढ़ेगा जी। गलत चीज़ है। गर्मी के मौसम में सपोज हीट स्ट्रोक हो जाता है, लू लग जाना और दाने निकल जाते हैं छोटे छोटे गर्मी की वजह से, तो ऐसे में होम्योपैथिक में क्या दवाएं हैं डॉक्टर साहब, या उसमें कैसे किया जा सकता है? आमतौर पर देखिए, हीट स्ट्रोक का बेसिक कारण होता है डिहाइड्रेशन। अगर आपके शरीर का पानी घट रहा है तो आपके शरीर का जो हीट कंट्रोलिंग सेंटर, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो ब्रेन में है, वो हाइपोथैलेमस आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वहाँ पर भी जब वो एक सीमा तक करता है, रेगुलेट नहीं होता है, तो फिर उसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी का बढ़ने लगता है। जिस तरह से गाड़ी का इंजन गर्म होने लगता है उस तरह से आपकी बॉडी भी गर्म होने लगती है और सडनली हाई टेम्परेचर हो जाता है। हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस भी हो जाए, पेशेंट बेहोश हो जाए। तो बेसिक कारण जो हो गया वो हो गया पानी की कमी जी। अब देख लीजिए,
पानी की कमी तो हम आसानी से पूरी कर सकते हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है ऐसे कंडीशन में कि अगर ऐसे मौसम में आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो भर पेट पानी पी कर करके बाहर निकले, ताकि आपकी टंकी अगर फुल रहेगी तो आपको कभी ब्रेन में आग नहीं लगेगी। तो उसको कूल डाउन कर करके रखती है। इन द मीन टाइम अगर मान लीजिए पसीना निकल रहा है, नेचुरली फ्लूइड लॉस हो रहा है, पसीना के साथ साथ आपका सोडियम भी निकल रहा है, तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं एक थोड़ा सा नमक डाल करके पानी में और तब घर से बाहर निकले, मेरा चैलेंज आपको कभी हीट स्ट्रोक नहीं होगा। सिर को ढक करके निकले, धूप से बच करके निकले, तो हीट स्ट्रोक से आपको ये बचाएगा। अब सवाल यह है किसी की हीट स्ट्रोक हो ही गया, किसी को हाई टेम्परेचर हो गई है, टेम्परेचर डाउन नहीं हो रही है, नेचुरली लोग पैरासीटामोल वगैरह दे करके टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। तो टेम्परेचर को डाउन कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक उसका फ्लूइड का और सोडियम का रिप्लेसमेंट हम नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? होम्योपैथिक में इसके लिए एक दवा है जो टेम्परेचर को आप नीचे ला सकते हैं, पैरासीटामोल की ना भी जरूरत पड़े। तो मेरे ख्याल से एक दवा है ग्लोनाइन 30 पोटेंसी की दवा को और बेलाडोना 30 पोटेंसी की दवा को 2-2 घंटे के अंतर पर आप बच्चों को भी दे सकते हैं, एडल्ट भी ले सकते हैं। वो आपके टेम्परेचर को डाउन कर देगी, लेकिन फ्लूइड रिप्लेसमेंट आपको करना जरूरी हो जाएगा। अगर ओरली ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। जी, तो अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये, और दूसरा एक बड़ा, अभी जो मौसम बदल रहा है तो इसमें कॉमन प्रॉब्लम आ रही है गले में खराश होना, और मतलब चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो पोल्यूशन के कारण हो रहा है या गर्मी के कारण हो रहा है, उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, गला खराब होने के पीछे एक बेसिक कारण यह भी होता है कि वैसे बच्चे या वैसे एडल्ट जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है जी, जिनको ये गर्मी का मौसम ही नहीं, किसी भी मौसम में सर्दी हो जाती है, धूल से गर्दा से हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम उनको गर्मी में भी नहीं सर्दी में भी हो सकती है। लेकिन गर्मी में ये टेंडेंसी होने की संभावना अधिक इसलिए हो जाती है कि हर एक इंसान फिर गर्मी में भैया ठंडी चीज़ पसंद करता है। अगर वो एलर्जिक है ऑलरेडी, उसको पहले से ये ठंडी चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, और वैसे कंडीशन में अब वो आइसक्रीम खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, चिल्ड वाटर अगर लेने की कोशिश करेगा और उसकी इम्यूनिटी कम है, तो गला तो उसका फंसेगा ही फंसेगा जी। सर्दी होगी, खांसी होगी, अटैक होगा, ये सब होगा। तो वैसे कंडीशन में वैसे जो एलर्जिक लोग हैं जिनको ये सर्द गर्म बर्दाश्त नहीं होता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बर्फ़ को न लें, आइसक्रीम ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, और अगर लेना है तो हल्का सा पानी ले सकते हैं जो नॉर्मल पानी है, चिल्ड वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है जी। ये उनके लिए जो ऑलरेडी एलर्जिक पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी कम है जी, तो उनको तो बच के रहना ही। अभी जैसे आपने बताया इम्यूनिटी कम है, तो आपके हर क्वेश्चन से मुझे समझ में आ रहा है बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी है। मैंने जैसा सुना है कि होम्योपैथिक दवा अगर आप लगातार छोटी चीज़ों के लिए या जिसके लिए संभव है कर रहे हैं, तो आपके इम्यूनिटी को भी वो बढ़ाता जाता है। तो इसमें कितना सच्चाई है डॉक्टर साहब? बहुत सच्चाई है इसमें। मैंने कहा ना, अगर सच्चाई होगी तो एक्सेप्ट करूँगा, नहीं सच्चाई होगी तो नहीं एक्सेप्ट करूँगा। देखिए, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए पहली चीज़ तो यह है थोड़ा खान पीन पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन इज मस्ट। क्योंकि प्रोटीन, ये जो इम्यूनिटी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन, जो हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये गामा ग्लोबुलिन है क्या? ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। मैंने तो देखा था ये कोरोना के समय में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैसे लोग जो अंडे की तरफ देखते नहीं थे वो अंडा खाना भी शुरू कर दिए थे। क्यों? प्रोटीन के लिए, कि बाद में सोचेंगे अभी अंडा खा ही लो, अभी तो प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि गामा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन विच प्रोटीन था, वो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाता था। तो वैसे कंडीशन में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो प्रोटीन के साथ साथ अगर होम्योपैथिक में लिए जाता है तो इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर बच्चा है, एक बच्चा है
1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, गार्जियन ये बोलता है ये जब से पैदा हुआ है ये छींकता ही रहता है, इसका नाक से पानी चलता ही रहता है, जब कुछ हो जाता है तो इसको कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं या निबुलाइजिंग कर देते हैं, निबुलाइजर के बाद ठीक हो जाता है, फिर अगले महीने फिर निबुलाइजिंग की जरूरत पड़ती है। भैया ये क्यों हो रहा है? दिस ड्यू टू द लैक ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड। सो वी हैव टू इम्प्रूव दैट इम्यूनिटी। कैसे करेंगे जी? होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। मैं तो कहूँगा उस बच्चे को आप सोरिनम सीएम पोटेंसी की दवा महीने में 1 खुराक दें जी, और कैलकेरिया का आप 30 रोज सुबह 4 बूंद दीजिए 3-4 महीने तक, एंड देन सी द रिजल्ट कि वो बच्चा जिसको हर 10 दिन पे सर्दी हो रही थी वो गार्जियन कहेंगे 3 महीने से इसको सर्दी नहीं हुई। ये देखिए प्रूफ, ये सामने सबूत है, आप उसको ट्राई भी करें, देखे भी, एंड देन सी द रिजल्ट। तो होम्योपैथिक में शक्ति है, नॉट इवन द चिल्ड्रन, अडल्ट को भी अगर ये प्रॉब्लम है और अगर ये दवाइयाँ हम देते हैं तो उसको इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। जैसा मैं समझ पा रही हूँ डॉक्टर साहब, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो किसी भी बीमारी से अपने आप ही एक मतलब जो कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही बढ़ जाती है वो चीज़ें। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मौसम बदल रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, जो चीज़ विंटर्स में बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाती थी, अभी समर्स में अक्सर सुनने को मिल जाता है गर्मी की वजह से पेट गड़बड़ हो गया है। तो उसमें आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। वो भी मैं बताऊंगा जी, इसलिए बताऊंगा कि देखिए ये जो डाइजेशन सिस्टम है ना, इसके लिए भी सर्टेन हार्मोन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है जो हार्मोन आपके बॉडी के ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। तो आमतौर पे क्या होता है, देखिए गर्मी की वजह से ये हार्मोन सिस्टम भी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है जी, वो वीक हो जाते हैं। आप देखिएगा आमतौर पे बोला जाता है कि जाड़े के दिन में कुछ भी खा लोगे पच जाता है, गर्मी में क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ये हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है भैया, कि सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से हार्मोन्स भी काम करना थोड़ा स्लो कर देते हैं जी। और विंटर में क्या होता है, ये हार्मोन्स जो है ना और अच्छी तरह से काम करते हैं, इसलिए विंटर्स में क्या होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। गर्मी में गर्मी की वजह से ये हार्मोन्स होते हैं या जो एंजाइम्स होते हैं जो प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सारे एंजाइम स्लो हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हल्की से हल्की चीज़ भी कभी कभी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। लेकिन ये कुदरत है कुछ अजीब सी, कुदरत ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं मौसम के हिसाब से। आप देख लीजिए, जैसे अभी गर्मी आ गई जी, आपको परवल मिल रहा है, नेनुआ मिल रहा है, कद्दू मिल रहा है, ये सब चीज़ें जो इजीली डाइजेस्टिबल हैं जी, जो आसानी से पच जाती हैं। तो भगवान ने भी ये सब चीज़ें कुछ सोच करके बनाई हैं। आप देख लीजिए, अब इस गर्मी में आप सोचोगे कि मटर खाएंगे, सेम खाएंगे, गोभी खाएंगे, तो भैया सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे तो उलट जाओगे। बहुत सी ऐसी गंभीर समस्याएं भी, गंभीर कहना मतलब जब लगता है कि इधर होम्योपैथिक में इसका इलाज हो सकता है, जैसे अभी मैंने पैर का ही दर्द बताया आपको, लेकिन आपने बोला कि उसमें अगर ऑपरेशन बताया जा रहा है, लेकिन क्या ऑपरेशन से पहले भी मतलब अगर उस स्टेज पे नहीं है तो क्या उन बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथिक में जी। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आर्थराइटिस, सो मेनी वेराइटीज ऑफ आर्थराइटिस आर देयर। एक आर्थराइटिस होता है जो बच्चों को भी होता है, जो 5 से लेकर 15 साल के बीच में ही होता है, एक्यूट रिमेटिक जी, वो बच्चों को ही होता है। अब कोई कहेगा कि देखो बच्चों के घुटनों में दर्द, अरे ये अभी से बुढ़ा हो गया, नहीं, वो बीमारी ही होती है 5 से 15 साल के बीच में। बट दैट डिजीज इज ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जो वैसी उम्र में उसको तंग करता है और वैसे बच्चों को तंग करता है जिसको हमेशा टॉन्सिलाइटिस होती है। जरा सा मौसम बदल गया, टॉन्सिल बढ़ गए, पक गए, पीले हो गए, पस आ गया, अगर हम उसका केयर नहीं करते हैं तो वही स्ट्रेप्टोकोकिन आपको टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है और वो जाकर के जोड़ों पर असर करने लगता है। इतना ही नहीं करता, अगर हम उसको उस समय कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हार्ट के वाल्व को भी डैमेज कर देता है
और हार्ट का वाल वगैरह का डैमेज होता है तो रिपेयर जल्दी होता नहीं है। तो छोटी सी चीज़ है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर किसी बच्चे को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रही है, अगर हम उसको प्रॉपर, और मैं आपको बता दूं इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। अभी हम डॉक्टर साहब से जान रहे थे कि हार्मोनल का भी जो भी सिस्टम है, अगर वो थोड़ा डिसबैलेंस होता है, या आजकल फीमेल्स में देखा जा रहा है कि अनियमित इरेगुलर पीरियड्स जिसको बोला जाए, उसमें फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब भी पीसीओडी आपका हो गया, इन सारी चीज़ों में होम्योपैथिक क्या कारगर है? देखो, रीजन पे जाया जाता है, कारण क्या है जी। अब हमको आप ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी में ले जा रही हैं। जी। होम्योपैथिक एक ऐसा मॉल है, जी। मैं फिर बोलता हूँ, एक ऐसा मॉल है जहाँ हर चीज मिलती है। जी। एक होम्योपैथ है जो स्किन का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपका इम्यूनिटी का भी सॉल्व करेगा, अर्थराइटिस का भी करेगा, और फिर यह हार्मोनल भी करेगा। जी। इसलिए एक होम्योपैथिक जो होता है एक मॉल होता है। एक होम्योपैथ को परफेक्ट होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। उसको एनाटॉमी का भी प्रॉपर नॉलेज हो, फिजियोलॉजी का भी हो, पैथोलॉजी का भी हो, मेडिसिन का भी हो, ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी का हो, सबका हो, तब भी वो होम्योपैथ भी एक सही होम्योपैथ बन सकता है। जी। अभी जो बहुत कॉमन समस्या आ रही है हमारे बीच में, ये यूथ नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और इसके लिए डॉक्टर के पास जाके डिस्कशन करना भी लोगों को थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, होम्योपैथिक में इसमें भी बहुत अच्छे से अपनी पकड़ जमा के रखी है। अब हमारे दर्शकों को उस चीज़ के बारे में बताएं और उस दवाओं के बारे में भी बताएं जो आसानी से वो ले सकते हैं, जिस चीज़ को, जिस प्रॉब्लम को वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जैसा आपने कहा, अभी के हिसाब से कि मेंटल डिजीजेस के लिए होम्योपैथिक बहुत अच्छी पैथी है। मैंने तो आपको शुरू में कहा जी, होम्योपैथिक में अगर इलाज होगा मैं जरूर हाँ कहूँगा, नहीं होगा तो मैं ना भी कह सकता हूँ। जी। देखिए, मेंटल डिजीजेस के लिए होम्योपैथिक में बहुत है, साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा। एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, उसको बोलते हैं वॉशिंग मेनिया। इट्स वेरी कॉमन नाउ इट इज़। आपको एक मरीज आएगा, अगर उसको छू दिए आप तो 3 बार नहाने जाएगा वो। अगर गलती से आप उसके बेड पर बैठ गए तो चादर को वो तुरंत धोएगा। परेशान हो जाएगा उसके घर वाला या घर वाली। समझ गए ना? वो घुसेगा बाथरूम में तो पूरा साबुन खत्म करके ही बाहर निकलेगा, 3-3 घंटे तक नहाएगा। तो सब साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, इसे बोलते हैं वॉशिंग मेनिया। इन सब चीज़ों के लिए आपको होम्योपैथी का सहारा लेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वॉशिंग मेनिया में। ओके। और दवा भी बता दूं मैं, उसको सिफिलिनम दो, मक्सोल दो, बहुत अच्छी दवा है, सीपिया दो। अब ये सिलेक्ट करना है, यू हैव टू टेक द टोटलिटी। आपको उसके पूरे लक्षण को लेना है और फिर आप दवा को पे के जस्ट सी द रिजल्ट। अदरवाइज क्या है, पूरी जिंदगी या तो उसको एंटी डिप्रेसिव देते रहिए। अब एंटी डिप्रेसिव का मतलब उसको नींद की गोलियां, नींद की गोलियां देने का मतलब है उसको एडिक्ट कर देना। और एक समय आ जाएगा कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसको उस अंधेरे से वापस नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह के जो मेंटल डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, बेस्ट थिंग इज उसको काउंसलिंग कीजिए। रीजन क्या है, क्यों डिप्रेशन हुआ? मेंटल डिप्रेशन की अगर बात की जाए, या तो आदमी बहुत हाइपर हो जाता है, या एकदम डल हो जाता है, या मतलब अक्सर जो, मतलब अगर हम लोग बात करें कि जहां हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उस चीज़ में, यहाँ पे इस बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं या बताते ही नहीं है कि हमको ये प्रॉब्लम है। इसका क्या सिम्टम्स है डिप्रेशन का? कब पहचाना जाए कि इसको इस स्थिति में डॉक्टर को दिखा देना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि वो लोगों से अलूफ रहना पसंद करेगा। अगर वो घर में आप बैठा हुआ है, अगर बाहर का कोई गेस्ट आ गया, उससे बात नहीं करेगा, वो उठ करके चला जाएगा दूसरे रूम में। अकेलापन पसंद करता है, अकेलापन। और हंसना तो बिल्कुल ही भूल जाए। आप कितना भी हंसाइए, कितने जोक सुनाइए, उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो दूसरी दुनिया में है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वातावरण अच्छा नहीं लग रहा है, घर के लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। तभी समझ लो इसको कोई ना कोई डिप्रेशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो डिप्रेशन के कारण को देखना पड़ता है कि रीज़न क्या है।
बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, डिप्रेशन में चला गया, किसी को प्रेम में धोखा मिल गया, वो डिप्रेशन में चला गया। तो रीज़न देखना पड़ता है कि क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आप अगर रीज़न को देख करके अब बेटर काउंसलिंग कर करके, देखो काउंसलिंग इज़ मस्ट, वैसे मरीज को आपको समझाना बहुत ज़रूरी है जी, तभी उसको रास्ते पर आप ला सकेंगे। अदरवाइज क्या है, देखिए नींद की गोलियां देने से वो समस्या नहीं समाधान होगी, बल्कि समस्या और बढ़ जाएगी और वो और डल हो जाएगा, कुछ ही काम में मन नहीं लगेगा। इसमें गार्जियन को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर बच्चे को ऐसा हो रहा है तो क्यों। डॉक्टर साहब, अक्सर गर्मी में मैंने देखा है कि नाक से खून आ जाना बड़ा मतलब आम सा देखा गया है। सड़क पे ही कोई चल रहा है तो नाक से खून आने लग जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, नाक से खून आने का जो इसको एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। एपिस्टैक्सिस होता क्यों है? ये जो नाक की वेन्स होते हैं ना, नेचुरल बात है कि गर्मी से कोई भी चीज़ डायलेट होती है, पसरती है, फैलती है। तो चूंकि यहाँ की वेन्स बड़ी डेलिकेट होती है और हीट पहुँचने पर, हर किसी को नहीं, लेकिन जिनकी ये वेन्स थोड़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो हीट मिलने से वो वेन जो है रप्चर हो जाती है और नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो कभी कभी हो गई होगी, किसी किसी को हमेशा हो जाती है। अगर किसी को एपिस्टैक्सिस, नाक से हमेशा ब्लड निकलने की ये प्रॉब्लम होती है, तो इंस्टेंटली उसको फास्फोरस 200 पावर का दे देना चाहिए। लेकिन अगर उसके रिकरेंसी को रोकना है, भैया अभी तो रुक गई वो, लेकिन फिर नहीं हो, तो उसके लिए क्रोकस सेटाइवा एक दवा है, वो 200 पावर का, उसको एवरीडे मॉर्निंग में 4 बूंद दीजिए और सिर्फ 15 से 20 दिन दीजिए। उसकी इस टेंडेंसी को वो बिल्कुल बंद कर देगा, फ्यूचर में नहीं होगा कभी। जी, तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि ये दवाएं देने से उसको कंट्रोल किया जा सकता है और जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अक्सर हम देखते हैं गर्मी में बहुत स्वेटिंग, पसीना आना बहुत ज़्यादा होता है, या किसी किसी को बिल्कुल पसीना ही नहीं आता है। इन दोनों चीज़ों में आप क्या सजेस्ट करेंगे गर्मी के समय में? मतलब पसीना आना कितना सही है, और अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना चाहिए, अगर ना आए तो क्या करना चाहिए? देखिए, गर्मी के समय में पसीना आना ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जी, कि बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो हमारा सिस्टम, जिसको हाइपोथैलेमस मैंने कहा था, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि स्वेट ग्लैंड जहाँ से पसीना बनता है, वो उसको स्टिमुलेट कर करके आपके बॉडी को, देखो भगवान ने क्या बनाया सिस्टम, कभी सोचना है कि हीट से बॉडी गर्म हो गई है, तो भगवान ने कहा कि भैया कहाँ जाओगे पानी खोजने के लिए, तेरे शरीर के अंदर जो पानी है ना, उसी को मैं तेरे शरीर पे फेंकूंगा और तेरे बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर दूंगा। हाँ, तो ये प्रिकली हीट जो हो गया आपका, घमोरी, और जो समर बॉयल्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको कैसे पहचाने और इसके लिए क्या इलाज होगा? देखिए, समर बॉयल जो होता है ना, इट इज, और ये जो होता है ऑलवेज किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बॉयल ऐसे नहीं होगा। बॉयल में मस्ट बी इंटरफेरेंस ऑफ एनी बैक्टीरिया, उस चाहे स्ट्रेप्टोकोकस हो, स्टेफाइलोकोकस हो, जो भी हो। तो समर बॉयल के लिए बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। चेहरे पर बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, बच्चा परेशान है, बच्चों को मारिए, आप एडल्ट तक भी परेशान हो जाता है, और सिर्फ एक मेडिसिन अच्छी है, वो है आर्निका मॉन्ट। अच्छा, एक दवा सिर्फ आर्निका मॉन्ट, उसको कुछ नहीं करना। समर बॉयल्स में 200 पोटेंसी का आर्निका मॉन्ट आप दिन में 3 बार दीजिए। आई होप 3, 4, 5 दिन में वो ठीक हो जाएगा। किसी भी हायर एंटीबायोटिक को लेने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ती। आपने इतनी अच्छी तरीके से इतने कम समय में इतनी सारी बातें बताई डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर। धन्यवाद। ज़रूरी बातें जो बताती हैं कि होम्योपैथी हमारे दैनिक जीवन में क्यों ज़रूरी है। होम्योपैथी एक सुरक्षित, समग्र और प्रभावी उपचार पद्धति है जो हमारे दैनिक जीवन में स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। होम्योपैथी दवाएं प्राकृतिक पदार्थों से बनी होती हैं, इसलिए इनका कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं होता है। इन्हें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सुरक्षित माना जाता है।
होम्योपैथी केवल लक्षणों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि बीमारी के मूल कारण का पता लगाकर पूरे शरीर का उपचार करती है। ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखती है। होम्योपैथी सर्दी जुकाम से लेकर पुरानी बीमारियों जैसे अस्थमा, गठिया और त्वचा संबंधित समस्याओं तक कई तरह की बीमारियों में प्रभावी है। होम्योपैथी दवाएं शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम होता है। पुरानी बीमारियों के लक्षणों को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये दर्द और तकलीफ को कम करने और बीमारी की प्रगति को धीमा करने में मदद करती है। होम्योपैथी दवाएं आसानी से उपलब्ध हैं और इनका सेवन करना भी आसान है। इन्हें गोलियों या तरल रूप में लिया जा सकता है। अन्य उपचार पद्धतियों की तुलना में होम्योपैथिक अक्सर अधिक किफायती होती है।